नमस्कार साथियों, और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल NTA नेट सेलेक्ट पॉलिटिकल साइंस में। आज जिस विचार को हम पढ़ने वाले हैं वो है प्लेटो और उसके आदर्श राज्य के सिद्धांत को हम पढ़ने वाले हैं। कल के दिन में हमने अरस्तु के राज्य के सिद्धांत को देखा था और हमने जाना था कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अरस्तु क्या कहता है। राज्य की उत्पत्ति के पश्चात राज्य के संदर्भ में राज्य की विशेषताओं को भी मैंने बताया था। आज हम अरस्तु के आदर्श राज्य के सिद्धांत को देखेंगे, जो कि कहीं ना कहीं प्लेटो की जो अंतिम वर्ष की यात्रा थी उस दौरान जो पुस्तक लिखी गई थी उनमें प्लेटो जिस प्रकार के विचार देता है, कहीं ना कहीं अरस्तु ने वैसे ही विचार अपनी पुस्तक में दिए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। अरस्तु के आदर्श राज्य के संदर्भ में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्लेटो का जो उप आदर्श राज्य था, क्योंकि प्लेटो ने जो आदर्श राज्य की कल्पना की थी वह कहीं ना कहीं वास्तविक धरातल पे उसको परिवर्तित कर पाना या वास्तविक धरातल पर उसे लाना संभव नहीं था। इसलिए प्लेटो ने अपने अंतिम वर्षों में एक उप आदर्श राज्य का सिद्धांत भी दिया था। तो उसी उप आदर्श राज्य के सिद्धांत को कहीं ना कहीं अरस्तु ने अपने राज्य के सिद्धांत में सम्मिलित किया है। तो इसलिए कहा भी जाता है कि प्लेटो का उपादर्श अरस्तु का आदर्श राज्य है। इस विषय में सिनक्लेयर कहते हैं अरस्तु वहां से प्रारंभ करता है जहां से प्लेटो ने छोड़ दिया था या जहां से प्लेटो छोड़ देता है। इबेस्टीन महोदय ने कहा है कि अरस्तु का आदर्श राज्य वह है जो प्लेटो का उपादर्श राज्य है। तो सीधा प्रारंभ करते हैं आदर्श राज्य के उद्देश्य से। तो जैसा कि कल भी मैंने बताया था कि अरस्तु का जो राज्य का उद्देश्य था वह क्या था, उत्तम जीवन की प्राप्ति। तो जो आदर्श राज्य है उसका भी उद्देश्य वही होगा, उत्तम जीवन की प्राप्ति तथा ऐसे जीवन की प्राप्ति के लिए आवश्यक भौतिक और आत्मिक साधनों की व्यवस्था करना या आध्यात्मिक साधनों की व्यवस्था करना। भौतिक और आत्मिक साधनों की व्यवस्था करना किस लिए व्यवस्था करना, ताकि जो है व्यक्ति के जीवन को उत्तम बनाया जा सके और व्यक्ति के जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाया जा सके। ऐसे राज्य की स्थापना कहीं ना कहीं अरस्तु करना चाहता था। उसके पश्चात अब कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं कि कैसा अरस्तु का उपादर्श राज्य होगा या कौन कौन से तत्व अरस्तु के जो आदर्श राज्य है उसके होंगे। तो सबसे पहले जनसंख्या की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लेटो ने जनसंख्या के संदर्भ में 5040 की बात की थी। 5040 लोग होने चाहिए एक राज्य में। दरअसल राज्य ही नहीं, उन्होंने नगर राज्य की बात की थी। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम पाश्चात्य यूनानी विचारकों की बात करेंगे तो वहाँ उन्होंने नगर राज्य की बात की है। उसे राज्य समझने की भूल आप न करना। तो नगर राज्य के संदर्भ में जो जनसंख्या अरस्तु ने बताई है वह बताई है ना अधिक कम और ना अधिक ना कम, यानी कि कोई निश्चित जनसंख्या अरस्तु ने नहीं बताई है, किंतु यह कहा है कि जनसंख्या बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि आवश्यकता अनुसार जितनी एक राज्य को लगता है कि मुझे जनसंख्या की आवश्यकता है उतनी जनसंख्या एक राज्य की या नगर राज्य की होनी चाहिए। भूमि के संदर्भ में दूसरा जो तत्व है वो है भूमि। भूमि के संदर्भ में भी अरस्तु कहता है कि भूमि ना ही बहुत बड़ा क्षेत्रफल एक राज्य का होना चाहिए और ना ही बहुत ही छोटा क्षेत्रफल राज्य का होना चाहिए, अर्थात आवश्यकता अनुसार ही क्या है भूमि भी होनी चाहिए। नागरिकों की चरित्र की बात करें तो तीसरा निर्णायक तत्व है नागरिकों का चरित्र। नागरिकों का जो चरित्र होना चाहिए वो मित्रतापूर्ण होना चाहिए, नागरिक शौर्यवान होने चाहिए, नागरिक विवेक युक्त होने चाहिए। कुल मिलाकर कहें तो नागरिक उच्च चरित्र के होने चाहिए। जितने भी प्रकार के सद्गुण उनमें हो सकते हैं वो सभी सद्गुण एक नागरिक के भीतर होने चाहिए, ऐसा अरस्तु का मानना था नागरिकों के चरित्र के संदर्भ में। उसके पश्चात जो राज्य के आवश्यक वर्ग हैं, जैसा कि आपने प्लेटो के संदर्भ में भी देखा था कि जो 3 आवश्यक वर्ग प्लेटो राज्य के संदर्भ में बताता है, पहला शासक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा सेवी वर्ग। किंतु जो अरस्तु है वह कुछ अधिक वर्गों को बताता है। वो देखिए, पहला है कृषक वर्ग जो कि भोजन की व्यवस्था करेंगे, यानी कि अनाज की
भोजन बनाने की नहीं बल्कि भोजन उत्पत्ति की बात कर रहा है। कृषक जो होगा वो भोजन उत्पत्ति का काम करेगा और धान का उत्पादन करेगा। दूसरा जो वर्ग होगा वो होगा शिल्पी, जो कि कला कौशल का कार्य करेगा, यानी कि हथियारों की आवश्यकता है या विभिन्न विभिन्न औजारों की आवश्यकता है, तो उन औजारों की, उन हथियारों की पूर्ति का कार्य शिल्पी वर्ग करेगा। और उसे नागरिक अरस्तु ने नहीं माना है, उन्हें भी अनागरिक श्रेणी में रखा है। उसके पश्चात तीसरा जो वर्ग, कृषक और शिल्पी दोनों को ही अनागरिक श्रेणी में रखा है। तीसरा जो वर्ग होगा वो होगा योद्धा, यानी कि सैनिक वर्ग, जो कि शस्त्र कला में निपुण होंगे और जिनका कार्य राज्य की सुरक्षा करना होगा, राज्य को बाहरी आक्रमण से, और भीतरी आक्रमण भी कोई होता है, भीतरी अगर कोई उपद्रव होते हैं तो उनसे बचाने का कार्य योद्धा वर्ग का होगा। तो तीसरा वर्ग हो गया योद्धा। चौथा वर्ग जो है वो होगा संपत्तिशाली वर्ग, यानी कि संपत्ति जिसके पास होगी, कहने का अर्थ है कि व्यवसायी वर्ग होगा, जो कि व्यवसाय वगैरह करेगा। और पांचवा जो वर्ग होगा वो होगा पुरोहित वर्ग, जो कि देव पूजन का काम करेगा और कहीं ना कहीं फिर एक शासक भी देश में होगा। तो इस प्रकार से 5-6 वर्गों को क्या है, अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य में माना है। और राज्य का जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं सार्वजनिक हित है, इसे मैं बार बार बता चुका हूँ। और जो ये योद्धा पुरोहित वर्ग है यह कहीं ना कहीं नागरिक वर्ग में आएगा। शिल्पी कृषक जो है वह अनागरिक श्रेणी में आएंगे। उसके बाद जो कानून व्यवस्था होगी राज्य के भीतर, कानून व्यवस्था को भी एक निर्णायक तत्व अरस्तु ने माना है आदर्श राज्य में। और जो कानून व्यवस्था होगी वह विधि की संप्रभुता, यानी कि कानून क्या होगा, सबसे सर्वोच्च होगा, कानून के अनुसार ही राज्य का शासन चलाया जाएगा, ऐसा अरस्तु मानता था। और वर्तमान संदर्भ में भी अगर हम देखें तो कानून को सर्वोच्च विधि माना जाता है, संविधान या कानून इनको सर्वोच्च विधि माना जाता है। तो ऐसी ही व्यवस्था कहीं ना कहीं अरस्तु ने भी दी थी। उसके पश्चात आदर्श राज्य की स्थिति की बात करें, यानी कि कैसा वातावरण, कैसी जलवायु वहाँ की होनी चाहिए, तो शुद्ध वायु और स्वास्थ्यजनक परिस्थितियों की उपलब्धि होनी चाहिए राज्य के भीतर, यानी कि राज्य ऐसे स्थान पर अवस्थित होना चाहिए कि वहाँ शुद्ध वायु हो और जो वहाँ का वातावरण है, पर्यावरण है, वो साफ शुद्ध होना चाहिए। राजनीतिक सुविधा, यानी कि राजनीतिक सुविधाएं क्या है, वहाँ के लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए। राजनीतिक सुविधा का अर्थ वहाँ के लोगों को शासन संचालन में भाग लेने की इजाज़त होनी चाहिए। इसके अलावा शासक के निर्वाचन में भी वहाँ के जो नागरिक होंगे उन्हें भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए। शासन के संचालन में भी अनुमति होनी चाहिए। इस प्रकार राजनीतिक सुविधाएं भी वहाँ के नागरिकों को प्राप्त होनी चाहिए। उसके पश्चात जो तीसरा है वो है सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति। राज्य के भीतर सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, इस चीज़ का ख्याल भी अरस्तु कहता है कि एक राज्य के भीतर जो शासक है उसको रखना चाहिए कि सैनिक, यानी कि एक पर्याप्त मात्रा में सैनिक हों और सैनिकों का युद्ध लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र भी पर्याप्त मात्रा में हो, तभी एक आदर्श राज्य अपने अस्तित्व को बचाए रख सकता है। अरस्तु का ऐसा मानना है। उसके पश्चात शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को अरस्तु ने 3 चरणों में बांटा है और 21 वर्ष तक अरस्तु की शिक्षा चलती रहती है। पहली जो शिक्षा है वो जब बच्चे के जन्म से और 7 वर्ष तक चलती है। यह शिक्षा जो है माता पिता द्वारा दी जाती है, जिसमें बच्चे को मौसम के अनुकूल बनाना, यानी कि उसे मौसम के अनुकूल सरवाइव करने की शिक्षा देना, उनके शारीरिक अंगों को चुस्त दुरुस्त बनाना, उन्हें अभद्र व अश्लील आदतों से बचाना। यानी कि पहली जो शिक्षा है 0 से या जन्म से 7 वर्ष तक की, वह परिवार के बीच रहकर वहाँ के जो बालक होंगे उनको लेनी है। उसके पश्चात जो दूसरी शिक्षा है वह 7 से 14 वर्ष तक की अवस्था में है और इस अवस्था में अरस्तु बच्चों में आज्ञा पालन, नैतिक भावना का उत्थान और पढ़ाई लिखाई की बात पर जोर देता है कि जो दूसरा चरण होगा उसमें मुख्य जो बिंदु है वो है नैतिक शिक्षा का है और आज्ञा पालन का, कि बच्चे अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन कर सकें और नैतिक बने। इस चीज़ का बात अरस्तु करता है 7 से लेकर
14 वर्ष तक के छात्रों के मध्य। उसके पश्चात जो तीसरा शिक्षा का चरण है वह 14 वर्ष से 21 वर्ष तक चलता है, जिसमें बच्चों के बौद्धिक विकास व व्यायाम की शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाता है। अरस्तु की शिक्षा का उद्देश्य प्रकृति की कमियों को दूर करना तथा व्यक्ति में नैतिक गुणों का विकास करना है। इस चरण में जो व्यक्ति के भीतर नैतिक गुण हैं उनका विकास करना इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। वह कहता है कि शिक्षा राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए और सभी नागरिकों के लिए एक समान होनी चाहिए। वह केवल कठोर सैनिक प्रशिक्षण का विरोध ही नहीं करता है, उसकी शिक्षा योजना में संगीत तथा व्यायाम को भी महत्व दिया गया है। अर्थात सैनिक प्रशिक्षण भी लोगों को मिलना चाहिए, किंतु कठिन सैनिक प्रशिक्षण के भी क्या था, अरस्तु विरोधी था। और इसके साथ साथ संगीत तथा व्यायाम की शिक्षा को भी उसने महत्व दिया था, जो कि उसने अपने गुरु प्लेटो से ही सीखा था। और ये कह सकते हैं कि उस पर अरस्तु पर अपने गुरु प्लेटो के प्रभाव हमें साफ दृष्टिगोचर होता है उसकी शिक्षा पद्धति में। उसके पश्चात अन्य जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए आदर्श राज्य में, वह है बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के इंतजाम, यानी कि राज्य को अपने चारों ओर की सीमाओं में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए, ताकि अगर बाहरी आक्रमण की स्थिति आती है तो राज्य क्या है, अपने को बाहरी आक्रमण से बचा सके। इसके अलावा राज्य में जल, सड़कों और किलों की व्यवस्था होनी चाहिए। किलों का अर्थ है कि अलग अलग विभिन्न प्रकार के दुर्ग राज्य में होने चाहिए, जल की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए और सड़कों का भी पर्याप्त निर्माण राज्य में होना चाहिए, ताकि नागरिकों को अगर व्यवसाय करना है या एक दूसरे से दूसरे स्थान पर जाना है तो उन्हें आने जाने में असुविधा न हो। उसके अलावा राज्य के भीतर एक लोकप्रिय परिषद होनी चाहिए, ताकि राज्य के लिए जिस भी प्रकार के कानून का निर्माण किया जाए या शासन संचालन की जिम्मेदारी जो लोकप्रिय परिषद है उसके कंधों पर रहेगी। तो ये थे आदर्श राज्य के निर्णायक तत्व। उसके पश्चात अरस्तु के राज्य सिद्धांत को हमने देखा, आदर्श राज्य के सिद्धांत को हमने देखा। इसके पश्चात अब कई विद्वानों ने अरस्तु के आदर्श राज्य में इतनी सारी खूबियों के होने के बावजूद आलोचनाएं की है, और कुछ कुछ आलोचनाएं व्यवहारिक भी है। तो जो आलोचनाएं विभिन्न विद्वानों ने अरस्तु के संदर्भ में की है, उनका निष्कर्ष रूप में निम्न आलोचनाओं को बताया जा सकता है। पहली है मौलिकता का अभाव, अर्थात अरस्तु का जो आदर्श राज्य का सिद्धांत है वो उसमें मौलिकता का अभाव दिखाई देता है। मौलिक का अर्थ होता है कि मौलिक मतलब स्वयं का। अरस्तु का जो राज्य सिद्धांत है वो मौलिक न होकर कहीं ना कहीं प्लेटो के जो उप आदर्श राज्य है उसकी प्रति महसूस होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अरस्तु का जो आदर्श राज्य का सिद्धांत है वो मौलिक नहीं है, वो उसके द्वारा स्वयं द्वारा नहीं दिया गया है। तो इस आधार पर भी अरस्तु के आदर्श राज्य की आलोचना की जाती है। दूसरा, उप आदर्श राज्य नहीं, राज्य के आदर्शों का वर्णन किया है। कहने का अर्थ है, जिस प्रकार कई विद्वानों ने कहा है कि अरस्तु का जो आदर्श राज्य है वो आदर्श न होकर उप आदर्श है, जो कि प्लेटो के आदर्श राज्य का उप आदर्श राज्य है। किंतु हम यह देखते हैं कि अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य का सिद्धांत नहीं, बल्कि राज्य के आदर्श क्या क्या होने चाहिए, कैसे एक राज्य सुरक्षित, संगठित और शक्तिशाली बन सकता है और विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है, उन बातों का वर्णन भर क्या कर दिया है, अरस्तु ने कर दिया है। यानी कि राज्य के जो आदर्श चरित्र हो सकता है उसका वर्णन किया हुआ है। तीसरी जो आलोचना की जाती है वह है नगर राज्य अंतिम स्थिति नहीं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जब राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को हम देख रहे थे तो हमने कहा था कि अरस्तु कहता है कि जो नगर राज्य है वो राज्य की क्या होगी, अंतिम अवस्था होगी, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि हम आज देखते हैं कि नगर राज्य के बाद राज्य और आज बड़े बड़े राज्य हमको देखने को मिलते हैं, और आज तो बात यहाँ तक आ चुकी है कि हम अंतर्राष्ट्रीय राज्य की बात करते हैं, यानी कि संपूर्ण विश्व को एक गांव मानने की बात हम करते हैं। यह सिद्धांत भी आज प्रतिपादित होने लगा है।
तो कहीं ना कहीं अरस्तु ने जो नगर राज्य की को अंतिम स्थिति माना था वह गलत साबित हुई है। इस आधार पर इसकी आलोचना की जा सकती है। अव्यावहारिक, अव्यावहारिक इसलिए क्योंकि अरस्तु ने जो अपने आदर्श राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है उसमें उसने सबसे पहले परिवार और परिवार के बाद संपूर्ण परिवार की बात की है। परिवार में उसने सिर्फ जो स्त्री और पुरुष हैं उनको लिया है और संपूर्ण परिवार में दासों को भी लिया है, जबकि आज दास प्रथा का हम देखते हैं पूर्ण रूप से उल्लंघन हो चुका है और दास प्रथा को गलत साबित कर दिया गया है। जबकि अरस्तु जो था वह दास प्रथा का समर्थन करता था और आज के युग में अगर हम देखें तो उसकी दास प्रथा के सिद्धांत को व्यवहारिक नहीं माना जा सकता, इसलिए अरस्तु के सिद्धांत को अव्यावहारिक कहकर भी कई विद्वानों ने आलोचना की है। उसके पश्चात जो अगली आलोचना अरस्तु के राज्य सिद्धांत की जा सकती है वह है स्पष्ट नहीं है। अर्थात आदर्श राज्य के लिए यूनानी शब्द कोइनोनिया का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है कोइनोनिया, साझेदारी का प्रयोग किया है। अर्थात अरस्तु ने जो अपनी मूल पुस्तक है उसमें आदर्श राज्य के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है वो है कोइनोनिया, जिसका अर्थ ये होता है साझेदारी। तो कहीं ना कहीं आदर्श राज्य न देकर अरस्तु ने कुछ अन्य सिद्धांत के रूप में उसे प्रस्तुत किया है कि साझेदारी के माध्यम से आदर्श राज्य की अवस्था में को पाया जा सकता है। तो कहने का अर्थ यह है कि इससे स्पष्ट कहीं जो विद्वान है उनका मानना है कि स्पष्ट नहीं है कि अरस्तु आदर्श राज्य का सिद्धांत दे रहा है, यह राज्य के आदर्श बता रहा है, या राज्य के जो नागरिक हैं उनके मध्य साझेदारी का सिद्धांत बता रहा है। तो इस आधार पर भी क्या है, अरस्तु के आदर्श राज्य की आलोचना की जाती है। उसके पश्चात जो अंतिम आलोचना अरस्तु के आदर्श राज्य की जा सकती है वह है आयु के अनुसार वर्ग और कार्य विभाजन उचित नहीं। आयु के अनुसार वर्ग और कार्य विभाजन उचित नहीं, क्योंकि आपने ये देखा था कि अरस्तु ने जो दास प्रथा को उचित माना है उसमें उसने माना है कि दास जब अपने स्वामियों के साथ एक लंबे समय तक कार्य करता रहेगा तो उसके पश्चात अगर उसे कार्य अनुभव होने से वो क्या है, स्वामी की स्थिति या स्वामी को उसे क्या कर देना चाहिए, मुक्त कर देना चाहिए। तो इस आधार पर भी क्या है, अरस्तु के राज्य सिद्धांत की आलोचना की जा सकती है कि कोई व्यक्ति एक लंबे समय तक एक व्यक्ति के नियंत्रण में अगर कार्य कर रहा है तो उसके पश्चात वह जिस व्यक्ति के नियंत्रण में कार्य कर रहा है उसकी स्थिति तक पहुंच सकता है। इस जो कि अरस्तु ने ये सिद्धांत दिया है यह भी क्या है, कहीं ना कहीं व्यवहारिक नहीं लगता। इस आधार पर भी अरस्तु के जो आदर्श राज्य के सिद्धांत है उसकी आलोचना की जा सकती है। अब अंतिम जो बिंदु आता है हमारे पास वह है अरस्तु के आदर्श राज्य का मूल्यांकन। मूल्यांकन के रूप में अगर हम देखें तो अरस्तु का जो आदर्श राज्य की अवधारणा है उसका विभिन्न विचारकों ने क्या की है, आलोचना की है। और मुख्य आलोचक जो रहे हैं वो है टेलर महोदय। उनका कहना है कि अरस्तु का राज्य व्यवहारिक नहीं है। कहीं ना कहीं जो अरस्तु का राज्य है वो व्यवहारिक नहीं है। इन्हीं आलोचकों में सेवाइन एक विचारक हुए हैं, उन्होंने माना है कि अरस्तु ने आदर्श राज्य के सिद्धांतों का या सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया बल्कि राज्य के आदर्श गुणों का वर्णन किया है। मैकलवेन एक अन्य विचारक हुए हैं जिनका मानना है कि अरस्तु यही तय नहीं कर पाया कि आदर्श राज्य कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा अथवा जनता द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। अर्थात कहने का अर्थ है कि अरस्तु के विचारों को देखकर यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि अरस्तु का जो आदर्श राज्य का संचालन है वह राजनीतिक विशेषज्ञों, क्योंकि उसने एक स्थान पर परिषद की बात की है तो उस परिषद द्वारा उसका संचालन किया जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं अरस्तु यह भी कहता है कि राज्य में के संचालन में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी होनी चाहिए। तो स्पष्ट नहीं हो पाता है कि परिषद के द्वारा राज्य का संचालन किया जाएगा या फिर प्रत्येक जनता द्वारा राज्य का संचालन किया जाएगा। मैकलवेन नामक विचारक ने इस आधार पर भी अरस्तु के सिद्धांत की आलोचना की है।
इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने अरस्तु के सिद्धांत को राज्य के विकासवादी सिद्धांत और दूसरी राज्य के व्यक्ति के चरम विकास के साधन के सिद्धांत में परस्पर विरोध पाया है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष रूप में देखें तो हम यह कह सकते हैं कि अरस्तु ने जो अपना राज्य सिद्धांत या आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया है वह मौलिक भी नहीं है। प्लेटो के उपादर्श राज्य को उसने उठाया है, किंतु जिन बातों का अरस्तु ने अपने राज्य सिद्धांत में बातें की है उसकी कुछ कुछ बातें आज भी व्यवहारिक प्रतीत होती है और उनका एक राज्य के संचालन में प्रयोग भी होता है। तो आप लोगों ने आज के वीडियो को सुनने के पश्चात अरस्तु के आदर्श राज्य के जो तत्व हैं और जो आलोचनाएं हैं उनका ज्ञान प्राप्त किया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आज के वीडियो से संबंधित तो आप अपनी क्वेरी को कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। और आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।